वेलकम टू डायोड इंजीनियरिंग कोचिंग क्लासेस। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, ठीक है। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है काइनेमेटिक्स। हमने इसमें काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली है। हमारा जो रनिंग टॉपिक चल रहा है वो क्या है? इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। तो आज का पहला सवाल आपके सामने, ध्यान से देखिए। तो चलिए सब लोग, a particle moving in straight line, a particle moving in straight line with uniform acceleration a crossing a point a crossing a point a capital A with speed crossing a point a वाला point a point with speed v1 and crossing another point b, crossing another point b with speed v2, then find speed of a particle, then find speed of the particle at midpoint, ठीक है। देखिए सर, सॉल्यूशन देखिए। पार्टिकल ए पे कितनी स्पीड रखता है अपने पास? बी पर v2। हमने मान लिया c क्या है उसका? मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट माना है तो टोटल डिस्टेंस अगर x मानेंगे तो x बाय 2 में डिवाइड होगी, इसलिए हमने क्या मान लिया 2x, यानी कि ac कितना हो गया और bc कितना हो गया? क्या बात क्लियर है? अब ध्यान से देखें, इक्वेशन हमने इस्तेमाल किया थर्ड वाला, पहले a टू c के लिए बताएं। अच्छा, उसके लिए आप यहां मान ले रफ्तार कितनी है? v। कितनी मान ले? v, क्योंकि मानने में कोई बुराई नहीं है। अब देखें फाइनल स्पीड कितनी आएगी a टू c में? v स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2ax। क्या बात समझ में आ रही है? यही काम करो आप c टू b में, लगाओ इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। v कितना? v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2ax। यहां से वैल्यू लो 2x का, तो देखिए 2ax का वैल्यू क्या आएगा? v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है? अब आप इसको बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ध्यान से देखिए 2ax और 2ax ये वैल्यू उठा करके, यानी 2x की यहां पुट करके देखिए क्या इक्वेशन बनेगी? v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस, किसी को भी कहीं पर भी कैसी भी समस्या, v स्क्वायर कितना होगा? 2v स्क्वायर। इसको इधर ले आओ तो ध्यान से देखिए 2v स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। क्या बात चल रही? तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाय 2। तो v स्क्वायर कितना आएगा? अंडर रूट v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर बाय 2। दिस इज योर आंसर। क्या टफ था नहीं? थोड़ा सा अप्रोच लगाना था हमको। अगर आप ये आइडिया लगा लेते हैं मिड पॉइंट है, एक इक्वेशन इसके लिए फिर एक इक्वेशन इसके लिए, डेटा उठा के यहां पुट करके तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। ये रफ्तार उसकी है मिड पॉइंट पे, सी पर है।
नोट कर लिया? अच्छा सवाल है। इसके अच्छे होने के दो कारण थे। पहली बात तो ये पूरा क्वेश्चन वेरिएबल वाला है, डेटा वाला नहीं है। हम कंफर्टेबल होते किसमें? डेटा वाले में। तुरंत लिखा, सॉल्व किया, कट पिट कर दिया। वेरिएबल वाले में हमें प्रॉब्लम आती है सॉल्व करने में, क्योंकि आंसर भी वेरिएबल ही आता है। तो पहली बात इसकी अच्छा लगेगा बस। क्या पहली बात तो ये है कि ये वेरिएबल वाला क्वेश्चन है। दूसरी बात, इसका कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है क्वेश्चन का। नया अप्रोच है कि आप किस तरीके से कर सकते हैं सवाल को। नेक्स्ट देखिए, तो चलिए, टू कार्स A and B two cars A and B moving with uniform acceleration, moving with uniform acceleration 2 meter per second square and 3 meter per second square respectively. 2 meter per second square and 3 meter per second square respectively. Two cars moving with uniform acceleration 2 meter per second square and 3 meter per second square respectively, with their velocity 20 meter per second and 40 meter per second and 40 meter per second. ठीक है? Crossing each other अबे क्रॉसिंग का मतलब समझ में आपको? जो पीछे दीवार है। हाँ देखो, क्रॉसिंग दो टाइप की हो सकती है। एक तो ऐसे आमने सामने। एक तो हेड टू हेड क्रॉसिंग और एक साइड से क्रॉस है ना ओवरटेक वाला। हम बात कर रहे हैं क्रॉसिंग, क्या लिखा हमने? ईच अदर ना, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है? कौन सा वाला है? हाँ, crossing each other in opposite direction, full stop. If their initial separation is 1000 meter, then find the time when they will cross each other. Then find the time when they will cross each other, and also find distance traveled by each at the time of crossing. हो जाए शुरू। ठीक है, देखिए, टू कार्स है A एंड B, इनके बीच का इनिशियल सेपरेशन 1000 मीटर, ए की रफ्तार 20 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी का 40 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है और 3 मीटर पर सेकंड उसका एक्सेलरेशन है। हमने मान लिया
क्योंकि मानने में कोई बुराई नहीं है, हमें उसको हटाना है। जो माना है वो आपके आंसर में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए भाई, काम की बात यही है। आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन जो माना है वो काम नहीं आएगा आंसर में, मतलब ध्यान रखना। तो ये मान लिया कि आपने भैया x जो पॉइंट है C, यहां से कितना x चल के दोनों क्रॉस कर दिए, क्योंकि हमने यहां तो माना दिखाई दे रहा है इसकी स्पीड ज्यादा है और इसका एक्सेलरेशन भी ज्यादा है, यानी कि डिस्टेंस वही ज्यादा ट्रेवल करेगा, इसलिए हमने आईडी से सेंटर से थोड़ा सा एक की ओर शिफ्ट कर दिया पॉइंट ना, जहां क्रॉस करेंगे। अब ये x चला, तो आप पहले इक्वेशन लगाएं किसके लिए, a2 c के लिए लगाएं। इक्वेशन कौन सी लगाएंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? देखें s से कितना है x, u कितना 20t प्लस हाफ 2t स्क्वायर। किसी को समस्या? इसमें देखो कितना आएगा, फिर से लगाएं b2 c के लिए, कोई c2 b के लिए मत लगा देना, यस सर, क्योंकि कार ऐसे आ रही है, इनिशियल ये वाली है, अगर आप ऐसे लगा देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो उस पे ध्यान रखें, इसलिए मैं आएंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। s कितना है बेटा 1000 माइनस x इज इक्वल टू 40t प्लस हाफ 3t स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं इक्वेशन को? क्या करें बताओ? ये भी अच्छा है कि x की वैल्यू आप डाल सकते हैं और चाहे तो t की वैल्यू भी डाल सकते हैं। तो किसका x का डाले वैल्यू, वैल्यू से काट देते हैं, तो x का वैल्यू क्या गया 20t प्लस t स्क्वायर। ये वैल्यू टाइम यहां डाल दे तो 1000 माइनस 20t माइनस t स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 40t प्लस 3/2 माइनस टी स्क्वायर। हाँ बेटा, ये पूरा वैल्यू किसका है, अच्छा साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का है ना, हाँ। तो ये पूरे को बाहर माइनस से पूरा अंदर का। क्या हम सॉल्व कर सकते हैं इसको? सॉल्व करें, आंसर निकालें एक बार। देखिए ध्यान से, हमने दोनों इक्वेशन बना ली है। यहाँ से हमने x का इक्वेशन बनाया है, x इक्वल्स टू 20t प्लस t स्क्वायर। यहाँ से हमारी इक्वेशन बनी है 100 माइनस x इक्वल्स टू 40t प्लस हाफ 3t स्क्वायर। क्लियर है? आपने कुछ नहीं करना, यहाँ से x का वैल्यू उठा के यहाँ प्लेस करना है और इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने पे टाइम का दो आंसर आएंगे, एक आंसर आएगा प्लस का, एक आंसर आएगा नेगेटिव। अभी प्लस माइनस आंसर आने का रीजन क्या है? क्योंकि वो दोनों कार्स एक दूसरे को वन टाइम क्रॉस कर रही है, तो इसलिए आंसर भी वन ही आएगा। बात में आ रही है? टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए उस आंसर को आप कंसीडर नहीं करेंगे, प्लस वाले आंसर को आप कंसीडर करेंगे। क्लियर है बात? अगर ये दोनों आपस में दो बार क्रॉस करती तो दोनों टाइम किसे आते हैं, पॉजिटिव आते हैं। क्या बात में आ रही है? और अगर क्रॉस नहीं कर पाती तो दोनों आंसर नेगेटिव आते हैं। क्या बात में आ रही है? तो क्वालिटी को सॉल्व करने से हमें कंसेप्ट को पता लगेगा। क्या मान लो दो कार्स अप्रोचिंग ईच अदर, अब मान लो पीछे वाली कार आगे को पकड़ ही नहीं सकती और आप क्वेश्चन में लगे पड़े हो, क्वालिटी बना ली, सारी चीजें कर ली, दोनों आंसर कैसे आएंगे, नेगेटिव आंसर आएंगे। क्यों? क्योंकि बी वाली ए को पकड़ ही नहीं सकती ना, तो आंसर कैसे आ जाएगा? क्या बात में आ रही है? दो बार क्रॉस कर रही है तो आंसर कितना आएंगे, दो आएंगे। वन टाइम क्रॉस करी तो आंसर, क्या हमारी केस में वन टाइम क्रॉस कर रही है, इसलिए वन टाइम क्रॉस कर रही है, वन टाइम कर रही है, तो एक आंसर हमारा लेवल सेकंड, दूसरा नेगेटिव आया जो हमें कंसीडर नहीं करना है। आते हैं करो जिसमें अप्रोच नहीं कर पाएगी और बिल्कुल मैं कर रहा हूं क्वेश्चन, हम जब रिलेटिव पढ़ेंगे वहां पर हम क्वेश्चन करेंगे। चोर पुलिस वाले क्वेश्चन सारे वही करेंगे। थीफ भाग रहा है, पुलिस ने गाड़ी स्टार्ट कर ली, पीछे भाग रहा है, पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा, पकड़ पाएगा कितने सेकंड में पकड़ पाएगा, कितना दूर चल के पकड़ पाएगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और नहीं पकड़ पाएगा तो क्या क्या कंडीशन रहेंगी नहीं पकड़ पाने की। देखिए हमने वहां से टाइम निकाल लिया, बाद में प्लीज गाइस, बाद में 11 सेकंड हमने निकाल लिया। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करें, आपको पता लगेगा कि x कितना आया 341। टाइम को आप इसमें पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 659। दोनों सम करें
1000। ये चेक करने का तरीका है, दोनों के थ्रू चली गई डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 1000 होनी चाहिए। दैट मींस हमारा आंसर कम्स करेक्ट। क्या बात क्लियर है? अब हेडिंग डालें आप लोग, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। एनसीईआरटी के हिसाब से देखिए कौन सा टॉपिक है, मतलब कौन से चैप्टर का है? देखिए ये आपके काइनेमेटिक्स का टॉपिक है ये, ठीक है। चैप्टर और मैं बता दूं आपको एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स है ना, तो काइनेमेटिक्स पूरा एक को बोलते हैं, काइनेमेटिक्स पूरा एक को बोलते हैं। इसमें सभी टाइप के मोशन आते हैं। इसमें रिलेटिव मोशन आएगा आपके पास, आपके प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी आएगा, डायरेक्ट लिनियर मोशन आएगा, ये सारी इसमें आएगा, ठीक है। लेकिन आप जब एनसीईआरटी उठाएंगे ना तो ये आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक के नाम से नहीं मिलेंगी चीजें, सब मिक्सअप में मिलेंगी और कोई भी चीज कहीं भी मिल जाएगी। वेक्टर का एक अलग से टॉपिक दिया हुआ नहीं है, देखा होगा आपने एनसीईआरटी, वो सब मिक्सअप में दे देगा सारी चीजें, मिक्सअप में देगी तो फिर समझ में नहीं आता वो चैप्टर से मोशन इन प्लेन और स्ट्रेट लाइन। हाँ, दोनों मिलके अपन पढ़ रहे हैं, मोशन प्लेन एंड मोशन स्ट्रेट लाइन, हम दोनों चैप्टर कंबाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी की थ्योरी सबको पता है ना। सर आइजैक न्यूटन बैठे थे पेड़ के नीचे, एप्पल गिरा, पहले बोलते हैं पत्थर क्यों नहीं गिरा, है ना। ये लोग बोलते हैं यार बड़ा सा तरबूज गिर गया था कम से कम, तो एप्पल गिरा, उनको आइडिया लगा तो ये यार कैसे क्यों नीचे गिरा, वो टूटा था तो हवा में क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों गिरा। तो उन्होंने चीजें बताई, तो उन्होंने बताया कि अर्थ के पास ग्रेविटी है, अर्थ के पास क्या है, ग्रेविटी, हाँ, जो हर चीज को अपने पास पुल करने की कैपेसिटी रखती है, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पुलिंग फोर्स। अच्छा देखिए मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ग्रेविटी ओनली अर्थ के पास ही है? नहीं सारे उसके पास मास है ना, उसके पास है। बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। जिस भी ऑब्जेक्ट के पास क्या है, मास, उसके पास क्या है, ग्रेविटी, ठीक है। इस ग्रेविटी की बहुत सारे एडवांटेज है हम लोगों के पास। हमारे पास एटमॉस्फेयर है कि नहीं है, क्यों है, ग्रेविटी हमारी स्ट्रॉन्ग है, गैस को पकड़ना इतना इजी नहीं है, और हमारी ग्रेविटी इतनी कैपेबल है कि उसने गैसेस को भी होल्ड करके रखा हुआ है। मून के पास एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग नहीं, ग्रेविटी उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? वही सब चीजें हैं। आपने वो मूवी देखी जॉन कार्टर, जॉन कार्टर, वो मार्स पे गया था, मार्स पे नहीं, वहां किसी और प्लेनेट पे जाता है, तो वहां की ग्रेविटी बहुत कम होती है, तो उसमें कहता है कि वो जंप करता है ना तो बहुत ऊपर जंप करता है ना। उसके बाद वहां के लोग जो हैं वो बहुत टॉल होते हैं। टॉल होने का कारण क्या है, हमारे पास तो ग्रेविटी ना, एक तो हमारे पास एक तो एटीएम लग रहा है ऊपर से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले रहा है अपन ऊपर, वो लग रहा है, ग्रेविटी जो खींच रही है। अब ग्रेविटी कम होती तो हमें भी जो एक्सपेंशन होता वो ज्यादा होता कहीं ना कहीं। तो ऐसे ऐसे नहीं है कि जेनेटिकली चीजें होती है, ये नहीं कि ग्रेविटी का ही रोल है इसमें। मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे कि आप बात करोगे यार नाइजीरिया वगैरह के लोग बहुत होते लंबे चौड़े हैं, 7-7 8-8 फीट के होते हैं, नहीं होते क्या, वहाँ का जेनेटिकली और एटमॉस्फेयर चीजें वहीं की वैसी है। बस मेरा ऐसा लगता है कि ग्रेविटी के भी चलते ऐसा होता है ना। चीज वही, तो हम बात करें ग्रेविटी की, ठीक है। सबको पता है ग्रेविटेशनल पुलिंग फोर्स क्या होता है, हाँ भाई बताओ जल्दी। जैसे अर्थ है और अर्थ पे एक बॉडी रखी हुई है, ब्लॉक जिसका मास m है, क्या है, ये अर्थ है, सेंटर की ओर, बिल्कुल। अर्थ का रेडियस कितना है, re, मास कितना, me। क्या अर्थ उस ऑब्जेक्ट पर पुलिंग फोर्स लगा रही है टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर, क्लियर है। हाँ आप कहीं भी रहो आपके लिए डाउनवर्ड ही है वो, आप यहाँ पे खड़े हो तो इधर लगेगा, आपके लिए वो भी डाउनवर्ड है। आप यहाँ खड़े हो तो सेंटर पे लगेगा, वो आपके लिए डाउनवर्ड ही कहलाएगा, ठीक है। अच्छा कितना फोर्स लगता है, 9.8, ना 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 ना, कितना फोर्स लगता है, हाँ GME m/r² क्या बात समझ में आ रही है। किसी समझदार ने बोला यार आज से फोर्स पड़ गया F = mn,
उसने कंपेयर कर लिया दोनों को, तो देखो m की जगह m है नहीं है, तो a की जगह पर क्या आया GME बाई RE स्क्वायर। क्या बात क्लियर है? जिसे बोला गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोला गया इसको? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के लिए इसको यार रेस्पेक्ट के लिए इसको g से इंडिकेट किया गया। क्या बात समझ में आ रही है? इसको सॉल्व किया गया, सॉल्व करने पे वैल्यू क्या आई? लगभग है ना 9.8 मीटर पर सेकंड। क्या बात क्लियर है? और कुछ समझदार लोग इसको क्या मानते हैं? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसका कारण क्या है मानने का? कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है, अच्छी हो जाएगी, देखने में सुंदर लगेगी इसलिए। क्या बात क्लियर? अच्छा मेरा एक सवाल आपको कौन सा साइन है? इक्वल लगभग अप्रोक्स मान सकते हैं। मेरा एक सवाल, एक 10 ग्राम का छोटी सी बॉल है, एक 10 केजी की बॉल है, उसको मैं सेम हाइट से गिराता हूँ अंडर द ग्रेविटी। क्या आंसर है आप लोगों का? कि दोनों साथ में आएंगे? साथ में आएंगे या साथ में 10 केजी का पहले आ जाएगा? साथ में। रीजन क्या है? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट का मास मैटर ही नहीं करता। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। वो इसमें ये धरती माता है। क्या ये धरती माता। सबको बराबर ट्रीट माता बच्चों में भेदभाव नहीं करती। नहीं करती। करती है क्या? करती मान लीजिए जितना प्रेम छोटे बच्चे के लिए उतना ही करती प्रेम तो है। है सर। अरे प्रेम में तो नहीं करती, प्रेम में भी करता प्रेम में नहीं करती है क्या? यार ये तो गलत बात है यार। यूजुअली तो माताएं नहीं करती, मम्मियां बच्चों में भेदभाव नहीं करती। एक्सेप्टेंस आर एवरीवेयर, ऐसा नहीं है, वो आपको से लगता है। पहली बात तो ये है मम्मी के लिए बच्चा सेम है यार, छोटा हो बड़ा हो मोटा हो पतला हो, है ना, कैसा भी हो, है ना। बच्चे कैसे भी हो, माँ तो माँ है, हर बच्चे सेम प्रेम है। जैसे एज मैटर नहीं करती, कुछ मैटर नहीं करता, वैसे मास मैटर नहीं करता ग्रेविटी के लिए। क्या बात समझ आ रही है? हर ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी का एक्सेलरेशन कितना लगेगा? 9.8 मीटर पर सेकंड। अच्छा अर्थ हर ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितना लगाती है? दिस इज mg, जिसको बोलते हैं w। w तो जितना आपका वेट है अर्थ आप पे उतना पुलिंग फोर्स लगा रही है। जब आप वेट मशीन पे खड़े होते हैं तो क्या मेजर करते हैं? वेट मेजर करते हैं। वो वेट क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी। क्या बात क्लियर है? तो याद एक बात क्लियर है, यानी कि आप जब भी पढ़ेंगे ग्रेविटी के बारे में आप हमेशा क्या कंसीडर करेंगे कि उसका एक्सेलरेशन कितना है? 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बात क्लियर है? अच्छा हम बात कर रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी की। ध्यान से देखना, मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर हम बात करेंगे कि पार्टिकल है तो वर्टिकली ऊपर जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा। क्या ये मोशन स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? या तो डायरेक्ट ऊपर जाना डायरेक्ट नीचे आना। क्लियर है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हुई या नहीं हुई? हमने कहा था कि इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड होंगी कब? जब मोशन कैसा हो? स्ट्रेट लाइन, और एक्सेलरेशन कैसा हो? कांस्टेंट। क्या क्लियर है? दोनों चीजें फुलफिल है, यानी यहां पर हम हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्लियर है? तो मैं चाहता हूं आप इसको नोट कर लें। अर्थ सरफेस से कितना ऊपर तक आप ग्रेविटी को, उस जी को कांस्टेंट मान सकते हैं? कितना ऊपर था? नहीं, सोचो जैसे एम मास का ब्लॉक ऊपर जाएगा और जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जी वेरी करेगा नहीं करेगा? करेगा सर। करेगा। तो वो चेंज हुआ नहीं होगा। बट हम मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या मान रहे हैं? कांस्टेंट। मान रहे नहीं मान रहे? नहीं समझ में आया? आया आया कि नहीं आया? आप ध्यान रखें मैक्सिमम 4 या 5 किलोमीटर अगर constant इक्वेशन रहेगा। तक कांस्टेंट मान सकते हैं। इक्वेशन आया था नहीं तुम्हें?
कि एक पार्टिकल को 50 किलोमीटर से छोड़ा जा रहा है ना, तो हर आदमी ने तुरंत इसको मोशन ऑफ ग्रेविटी से कर दिया जो वो चाहते थे कि करें, जबकि क्वेश्चन बनेगा ग्रेविटेशन से क्वेश्चन। क्या बात समझ में आ रही है जी? हमने भी बोला कि दो कंडीशन चाहिए फुलफिल हो रही है यहाँ पे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट और मोशन स्ट्रेट लाइन। आप 50 किलोमीटर से छोड़ रहे हो, वहां तो ना कांस्टेंट है जी, वहां तो वेरी करेगा नहीं करेगा, तो ध्यान रखें सवालों का भी। तो फिर उसका क्या करना है? वो अपन पढ़ेंगे ग्रेविटी में। जो केस बनेंगे फिर उसको तो पता कैसे चलेगा कितनी कितना लगेंगे पंजी? देखो ना, देखो जी एच बाई आर ई प्लस हाइट ले लो एच, वहां पे वेरी करेगा। तो हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, तो हम पढ़ेंगे जी में वेरिएशन। मतलब उस हाइट तक तो कांस्टेंट मान लेंगे, फिर वो दूसरी तरफ 5 किलोमीटर तक आप स्मॉल जी को कांस्टेंट मान सकते हैं, उसके बाद वो चेंज हो चुका है, तो आप ये क्वेश्चन वैलिड नहीं कर सकते, तो आप मोशन ऑफ ग्रेविटी से काम नहीं कर सकते। जब समझ में आ रही है, ध्यान रखिए। अब ये फर्स्ट केस लिखे, तेज रखें, केस फर्स्ट लिखे। पूरे मोशन ऑफ ग्रेविटी को अपन केसेस में स्टडी करेंगे, 1 to 1 केस लेंगे, उसको बेस प्रॉब्लम बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ताकि कोई भी केस मिस नहीं हो और माइंड में ये नहीं आए कि यार ऐसा होगा तो क्या करेंगे। जो भी आपको पॉसिबल लगे एक्स वाई जेड, आप बताएंगे सर इसमें ऐसा करेंगे तो क्या होता है। आपके ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए यार, तब लगेगा कि हाँ यार पढ़ रहे हैं बच्चे, आगे मेहनत कर रहे हैं। क्लियर है? तो केस फर्स्ट लिखें। व्हेन एन ऑब्जेक्ट is dropped, when an object dropped from a tower, एक जरूरी सूचना तो नहीं बोलूंगा उसको मैं, चेतावनी, हाँ चेतावनी कहूंगा बिल्कुल। ध्यान रखिए, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, इधर डायरेक्शन इधर का ऊपर का और नीचे का आगे का। अब जी हमेशा क्या लगता है नीचे तो जी का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव। कई बात समझ में आ रही है। तो आप साइड में एक खोपचा बना लें और उसमें लिख ले भैया ऊपर का डायरेक्शन प्लस, नीचे का माइनस, इधर का प्लस, इधर का माइनस। साइन की गलती की गुंजाइश 1% भी नहीं है, ध्यान रखना भाई साहब। साइन गलत होती चमत्कार का है ना दिक्कत हो जाएगी, तो वो नहीं करना अपने को, ठीक है। तो केस फर्स्ट हमने लिख लिया कि पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम अ टावर। देखें ये हमारा टावर है, हाइट कितनी मान लें अपन, h मान लेते हैं टावर की हाइट। क्या क्लियर है? क्या आपने पार्टिकल ड्रॉप किया है? ड्रॉप करने का मतलब क्या होता है? कवर क्लियर है? अब आप सोचें कि आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। टाइम पूछा जा सकता है। कौन सा टाइम? किस टाइम नीचे टाइम बहुत बढ़िया, किस टाइम पे वो टकराएगा अपन लिख लेते हैं सारे क्वेश्चन। पहला क्या पूछा जाता है? तो उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। और हमसे क्या पूछ सकता है वो? हाँ, किस स्पीड से वो टकरा रहा है। नहीं समझ में आया? स्पीड ऑफ पार्टिकल when it strike the और सोचे सर ये पूछ सकता है कि मैक्सिमम कितने मैक्सिमम हाइट से गिरा है, उसको कितना टाइम लगेगा नीचे आने में, ऐसा कुछ टाइप में वो आगे बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों नहीं है। वो बोला मान लो मैंने मार्ग में छोड़ा, मैंने बोला इसको आधा सेकंड लगा गिरने में, बताओ हाइट कितनी है, कितनी हाइट से छोड़ा, नहीं पूछ सकता क्या? और रिवर्स पूछूंगा उसको, और क्या पूछ सकता है?
दिमाग लगाओ, बताओ आपके माइंड में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। जाओगे यार। डिस्टेंस पूछ सकता है कितनी तरह की और आप पूछ सकता है वो U0 की वजह से दोबारा बताओ। छोड़ दे जरा, देखो ये मार के मेरे हाथ में स्पीड कितनी है 0 छोड़ दूंगा तो फिर नीचे आएगा नहीं आएगा, सिंपल सी चीज। और पूछ सकता है आपको वो पूछना पोजीशन, पोजीशन एट नहीं पूछ सकता क्या वो? हाँ पूछ सकते हैं। हाँ पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है? और देख स्पीड एट नहीं पूछ सकता क्या? और क्या पूछ सकता है? इतना फिलहाल तो बहुत। हाँ इतना काफी। तो पहले निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। उसके लिए हम कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करें? टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मुझे एक इक्वेशन नजर आ रही है, क्योंकि देखो मेरे पास डेटा गिवन है, मेरे पास u गिवन है कितना, क्या मेरे पास s गिवन है माइनस h यार। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, साइन खराब तो सवाल खराब। और क्या गिवन है? a गिवन है माइनस g, सब कुछ गिवन है। t निकालना है, s इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर, s की जगह पर माइनस h, u कितना माइनस हाफ gt स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? ये माइनस से माइनस गया, इधर आ गया 2a। ध्यान देना t यूज कितना है अंडर रूट कितना आया अंडर रूट 2h/g। किसी को दिक्कत है इसमें? कैसे आया? किसी को दिक्कत है? अब मैंने भी कहा था कि मार्कर को मान लो मैं गिरा रहा हूं और कितना सेकंड लगाता? हाफ सेकंड लगाता, तो मैं हाइट निकाल सकता कितना हाइट से गिरा? t दे रखा है, g पता है, h निकाल लो। तो t स्क्वायर g/2, t स्क्वायर नहीं चमका। कैसे होगा? अरे बोला कि मार्कर को हमने किसी हाइट से छोड़ा, नीचे स्ट्राइक करने में समय कितना लगा? आधा सेकंड। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं अपन, तो पता पड़ेगा कि मेरा h इक्वल टू रहेगा t स्क्वायर g/2। यस सर। यहां से ले लो, हाँ यही बात है। ये वही तो चीज है कि नहीं है? अरे हाँ ना, हाँ सर हाँ। कितना आया? 1/4 इंटू 10/2 कितना आया? 10/8। जो भी आंसर आएगा देखो लगभग इतनी है ये 1 पॉइंट समथिंग मीटर। कोई दिक्कत नहीं, बस ये तो टाइम है जब हम पार्टिकल को छोड़ेंगे किसी हाइट से और नीचे गिरेगा, टकराएगा, डायरेक्ट हाइट का डाल लेंगे, हाइट डाले और हमारा आंसर आ जाएगा। ये समझ में आया? फॉर एग्जांपल मान लो कितना है, ये नहीं है मुझे तो बस 50 200 मीटर। ठीक है, कितना मीटर है? 200 मीटर से मैं बोल रहा हूँ 200 मीटर से मैंने किसी चीज को छोड़ा, क्या इससे फर्क पड़ता है कि ऑब्जेक्ट का मास कितना है? नहीं सर नहीं सर। अभी हमने डिस्कस कर चुके हैं, हाँ। मास से लेना देना नहीं है। हमने 200 मीटर से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ा, तो 200 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया? 400। 400 डिवाइड बाई 10 40 अंडर रूट 40 खत्म मत। हाँ जो भी आंसर आएगा रूट 40, तो वो आंसर हमारा टाइम 2 रूट 10। अब हमने आपको बोला कि ये मार्कर है, इसको मैंने छोड़ा, ये आधा सेकंड में टकराया, ठीक है। मैंने आपको पूछा कि बताओ कितना हाइट से छोड़ा। क्वेश्चन क्या है? रिवर्स कर देना ना क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो ये इस हाइट से छोड़ा, टाइम बताओ। एक क्वेश्चन ये इतना टाइम लगा, क्या इतना टाइम लगा गिरने में, हाइट बताओ। दोनों क्वेश्चन रिवर्स है। हाइट देने का टाइम पूछेगा, निकाल सकते हैं अंडर 2h/g से। टाइम देने का हाइट पूछेगा, देखो ध्यान से, h इक्वल क्या है? हाफ gt स्क्वायर। नहीं समझ में आया? हाफ अपनी जगह पर रहेंगे ना 1/2 g t कितना था? उसका स्क्वायर
सॉल्व करके आया नहीं आया और लगभग ये 1.28 आएगा शायद 25 हाँ 1.25 है ना उतना ही होगा लगभग ये देखो ध्यान से अगर जमीन से बात करना तो नहीं समझ में आया आया कि नहीं आया अगला लिखे अगला पूछा गया है ये तो स्पीड ऑफ पार्टिकल हाँ बिल्कुल नोट करेंगे सारे केसेस को चलो एक मिनट रुको पहले ये अरे भैया आया कि नहीं आया क्लियर है ये मत नोट करना रुद्रराज हैं नोट अच्छा आपके ऑलरेडी मैच है ठीक है ये लिख अच्छा ये भी लिखा हमने पोज कर दो उसको यार